मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोगों ने टॉपिक व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस को ही सिलेक्ट क्यों करा। स्टूडेंट के मन में पहला क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है बिकॉज जो सीआरपीसी हमारी 37 चैप्टर में है, मैम अगर चाहती तो कोई भी एक चैप्टर उठा के पिक कर लेती और उसको क्लियर कर देती। तो स्टूडेंट आप अगर देखेंगे एक चार्ट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, एक चार्ट यहाँ पे अटैच किया है। अगर हम उस चार्ट को बात करें तो आपको पूरी सीआरपीसी उस चार्ट के थ्रू क्लियर की जा सकती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें हम पूरी सीआरपीसी को क्लियर करें। लेकिन अगर आपको ये चार्ट में एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो आपकी पूरी सीआरपीसी इस चार्ट के थ्रू क्लियर हो सकती है, बट इट्स टाइम टेकिंग। आप अगर इस चार्ट को देख रहे होंगे तो चार्ट की हेडिंग है प्रोसेस ऑफ ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस इन इंडिया। इस चार्ट के अंदर जो पहला बॉक्स बना हुआ है तो इस पहले बॉक्स की हेडिंग लिखिए स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इन ए क्रिमिनल केस। अगर कोई भी क्रिमिनल केस है वो स्टार्ट कैसे होता है, यहीं से क्रिमिनल केस स्टार्ट करने का पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। अगर मैं आपको ये ग्रीन बॉक्स में जो लिखा था ये बताती तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती जितनी अंडरस्टैंडिंग अब बन पाएगी जब हम यहाँ से बिगनिंग से पढ़ेंगे। इसी लॉजिक की वजह से मैंने बिल्कुल वही टॉपिक स्टार्ट किया है जो क्रिमिनल केस कहाँ से शुरू होते हैं आपको बताएगा। और ये पूरा जो चार्ट आपका यहाँ पे अटैच है, इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं पूरी सीआरपीसी को। ये चार्ट आपका पूरी सीआरपीसी एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो चलिए आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। आज के इस वेबिनार को मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको उसको समझने में क्लैरिटी रहे। एक क्वेश्चन सबके मन में जनरेट होता है। क्या क्वेश्चन जनरेट होता है कि जैसे मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैं अपने ऊपर बात करूं, एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया। एक्स ने मेरे बेटे वाई का जो मर्डर करा, मैं कौन हूँ? एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कि सीआरपीसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आईपीसी क्या है, एविडेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेरे को क्या पता। आज इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने रियलिटी में सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन इनका नाम भी नहीं सुना होगा, पर ऑफेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई, एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में मेरे सामने क्वेश्चन अराइज हो जाता है, लोग एक दूसरे से मदद मांगते हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ठीक है ना। लोग एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं, जिसको जितनी नॉलेज होती है वो उसको उतना ही गाइड करता है, ठीक है। तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे गाइडेंस दिया गया। क्या गाइडेंस दिया गया कि आप एक काम करिए, आप जाकर के पुलिस को एफआईआर करा के आ जाइए, ठीक है। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ एफआईआर कराने के लिए, तो आज की इस क्लास में मैं कवर करूंगी सीआरपीसी चैप्टर नंबर 12 विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 154 टू 176। चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मैं 154 से 176 जो सेक्शन है उसको क्लियर नहीं कर रही, केवल उतना ही क्लियर करूंगी जितना हमारे टॉपिक के लिए रेलेवेंट है। किसी एक और वेलविशर ने मुझे सजेस्ट करा कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए एफआईआर लिखाने के लिए, आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए कंप्लेन कराने के लिए। एक डिफरेंस आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हम पुलिस के पास किस लिए जा रहे थे? एफआईआर कराने के लिए। दूसरा, अगर हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो कंप्लेन कराने के लिए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट कंप्लेन लॉन्च नहीं करती हैं। चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा कि अगर हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कराते हैं तो क्या प्रोसीजर है। चैप्टर 15 आपका सेक्शन नंबर 200 से लेके 203 तक डिफाइन है, ठीक है। एक और वेलविशर ने मुझे सजेशन दिया कि आप एक काम करिए कि आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कराइए एंड पुलिस को एफआईआर फॉर सिमिलर ऑफेंस के लिए। अगर मैं थर्ड वेलविशर की बात को फॉलो करती हूँ तो मैं आपको चैप्टर नंबर 16 सीआरपीसी का पढ़ाती हूँ, सेक्शन नंबर 2110 ओनली। एक और सिचुएशन अराइज हो गई मेरे सामने, कौन सी? एक्स ने, जिसने मेरे बेटे वाई का मर्डर किया, उसने मुझे गन पॉइंट पे थ्रेटन करा कि अगर तुमने किसी को डिस्क्लोज करा कि मैंने तुम्हारे बेटे वाई का मर्डर किया है तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अगर ये सिचुएशन अराइज होती है तो मैं आपको पढ़ाती हूँ चैप्टर नंबर 12 का सेक्शन 157 का सबसेक्शन 1। तो आपके सामने एक आउटलाइन क्रिएट हो गई है। इस आउटलाइन के थ्रू आपको ये समझ में आ गया
कि मुझे सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक ऑफेंस हुआ, ना ऑफेंस होता और ना मुझे सीआरपीसी की जरूरत पड़ती। ऑफेंस होने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चैप्टर 12 यूज कर सकती हूँ, दूसरा ऑप्शन चैप्टर 15 यूज कर सकती हूँ, थर्ड ऑप्शन चैप्टर नंबर 16 यूज कर सकती हूँ। चैप्टर 12 यूज करूंगी तो 154 से 176, चैप्टर 15 यूज करूंगी तो सेक्शन 200 से 203, एंड चैप्टर 10 अगर यूज करती हूँ तो सेक्शन नंबर 210 ओनली। ठीक है। एंड फोर्थ सिचुएशन के लिए चैप्टर नंबर 12 का सेक्शन 157 का सबसेक्शन 1, जो चैप्टर 12 का सेक्शन 157(1) में यूज कर रही हूँ वो फोर्सफुली यूज किया जा रहा है बिकॉज ने एक्स ने मुझे गन पॉइंट पे थ्रेटन किया। तो आपके सामने एक आउटलाइन क्रिएट हो गई कि आज की इस क्लास में हम चैप्टर 12, चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 12 अगेन 157 का 1 ये कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। चैप्टर 12, 15, 16 जो मैंने अभी कहा, ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं सीआरपीसी का। स्टूडेंट, कोई भी चीज होती है, मैं आपको बहुत सिंपल बात समझा रही हूँ, कोई भी चीज होती है हमें पिलर की जरूरत होती है। जो छत है, ये रूफ है, ठीक है ना, इसको खड़ा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, पिलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वैसे ही चैप्टर 12 पढ़ रहे हो, चाहे 15 पढ़ो, चाहे 16 पढ़ो, या कोई भी अदर चैप्टर आप सीआरपीसी का पढ़ें, उसके लिए आपको एक पिलर की जरूरत है जो उनको सपोर्ट करेंगे। चैप्टर कौन से पिलर, चैप्टर नंबर 1 आपका पिलर का काम करेगा। तो चैप्टर नंबर 1 का मैं सेक्शन 1 और 2 भी आज की क्लास में कवर करूंगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 पे जाने से पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ है वो मेनली 2 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटेंटिव लॉ, अनदर वन इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमारे डिटरमाइन करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज। आईपीसी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। वहीं जो सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस है, लिमिटेशन है, ये फ्यू एग्जांपल्स है प्रोसीजरल लॉ के। तो सीआरपीसी हमारे को क्या बताता है, पूरा एक प्रोसीजरल लॉ बताता है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्या मैम सीआरपीसी प्योर प्रोसीजरल लॉ है? आंसर है नो, सीआरपीसी प्योर प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ प्रोविजन सब्सटेंटिव लॉ के भी हैं। कौन कौन से, याद करो, चैप्टर 8, 9, 10, 11। चैप्टर 8, 9, 10, 11 के क्या ऑल सेक्शन सब्सटेंटिव लॉ के हैं? आंसर है नो। चैप्टर 8 का सेक्शन 106 से 124, चैप्टर 9 का सेक्शन 125, चैप्टर 10 का सेक्शन 129 से 132, चैप्टर 10 में ही 144 आता है, चैप्टर 10 खत्म होता है 148 पे। तो 144 से 148 तक चैप्टर 10, 149 से 153 तक चैप्टर 11। ये सारे प्रोविजन हमारे सब्सटेंटिव लॉ के हैं। दैट्स द रीजन वी कैन क्लियरली से सीआरपीसी इज नॉट अ प्योर प्रोसीजरल लॉ। आप सभी को जैसा कि पता है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स में बनता है। मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ये आपके लिए भी फ्रूटफुल है, और मैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर स्टडी, हमारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम कौन सा कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करें। जुडिशरी आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर लेके आता है। मैंने जुडिशरी को ही क्यों फोकस करा, आप एडवोकेट भी बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप बैंक में भी जा सकते हैं, सब जगह लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैंने जुडिशरी वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, पैसा तो आपको हर फील्ड से मिलेगा, बिजनेस से भी मिलेगा, एडवोकेट बनते हैं तो उससे भी आपको पैसा मिलता है। आप अदर सेक्टर में जहाँ पे भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ की फील्ड यानी लीगल ऑफिसर की, आपको पैसा वहां से भी मिलेगा। पर जो जुडिशरी है वो आपको पैसे के साथ साथ रेस्पेक्ट भी दिलाएगा एंड पावर भी दिलाएगा। ठीक है। केवल एक जुडिशरी ऐसी फील्ड है, इसकी प्रिपरेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 1 साल के अंदर आप इसको कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट कहता है कि जुडिशरी बहुत डिफिकल्ट है, हमारे से क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम मान के बैठेंगे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है। केवल आपको 2 काम करने होते हैं, सिर्फ ध्यान से टीचर को सुनना होता है,
टीचर को सुनने के बाद घर पे जाके उसको रिवाइज करना है। कहीं पे भी पढ़ोगे ये काम तो आपको करना पड़ेगा, पर ये जो फील्ड है आपको पावर और रेस्पेक्ट भी दिला देता है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने साथ में कैरियर काउंसलिंग भी थोड़ी सी ब्रीफ में करी कि क्यों क्यों हमने जुडिशरी वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें बोलूंगी। अगर आप लोग अपनी क्लास में जब पढ़ते हो तो आप लोग बोलते हो 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है, तो उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। पर अगर हम जुडिशरी के लिए बात कर लेते हैं तो हम उसे प्रीलिम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रीलिम्स। वैसे आप क्या जानते हो? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है, एक को सिलेक्ट करा। पर अगर आप जुडिशरी का पेपर कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, पर हम कहते हैं प्रीलिम्स का पेपर है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बताओ कहाँ डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर आप लोग लिख कर आते थे क्वेश्चन, वो आप कहते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कहते थे आप उसे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पर आप जुडिशरी में लिखोगे तो आप उसे बोलोगे मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक पेपर आपका प्रीलिम्स का हो जाता है, एक पेपर आपका मेंस के लिए होता है। प्रीलिम्स में नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उस पे टिक करने हैं। मेंस का मतलब आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। एक और पेपर होता है इसमें आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू का आपका इसलिए लिया जाता है स्टूडेंट, आप इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने जा रहे हैं। आप जज बन रहे हो, मजिस्ट्रेट बन रहे हो, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती है रट रट करके तो सभी पास हो जाएंगे ना, 10 बार इसको रटते रहो। लेकिन जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपका बेसिकली कॉमन सेंस चेक किया जाता है, ठीक है, कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन का, किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हो। तो ये 3 सिंपल चीजें हैं। तो आप जो एलएलबी में पेपर पढ़ रहे हो वही आपको जुडिशरी में मिलेंगी, बट उसका पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। सिलेबस आपका एडवांस लेवल पे चला जाएगा, पर चीजें आपके जो सेक्शन आप पढ़ के आ रहे हो वही आप एलएलबी में पढ़ रहे हो, वही आप आकर के जुडिशरी में पढ़ोगे, पर आपके वो सेक्शन एडवांस लेवल पे बताए जाएंगे। पढ़ाने की मेथडोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपको वेरियस जजमेंट्स बताए जाते हैं। ये सब चीजें आपको डिफरेंट मिलेंगी, और आपको केवल 1 साल के इसमें क्या करना है, सिर्फ 1 साल के आपके एफर्ट्स रहेंगे, पर 1 साल का एफर्ट आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिलाएगा। डिसीजन आप लोगों के पास है कि आपको बिजनेस करनी है, जॉब करना है, या आपको एक ऐसी जॉब करनी है जो आपको पैसे के साथ पावर और रेस्पेक्ट दोनों दिलाए, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं वैसे ही बोल रही हूँ। तो 41st रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी, बेसिस बनी थी किसको इंट्रोड्यूस कराने को? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को। फोर्स में कब आया? 1973। टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट होती है लॉ में अमेंडमेंट होते रहते। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 फोर्स में आया 21 अप्रैल 2018 को। टोटल सेक्शन इसमें 484 है एंड टोटल चैप्टर 37 है एंड 2 शेड्यूल है। इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को पता होगा या आप सभी पढ़ते होंगे कि जो सीआरपीसी है एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट 2019 में 370 एबॉलिश होने के बाद एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स में आने के बाद से CRPC now applicable to all over India including Jammu and Kashmir, but still CRPC का कुछ लिमिटेड पार्ट केवल नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल होता है। ये बात CRPC के चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 1 में लिखी हुई है। सवाल क्रिएट हुआ क्यों? स्टूडेंट हमेशा पूछता है क्यों, और क्यों पूछना भी चाहिए, क्योंकि हमें उसका लॉजिक तो पता होना चाहिए ना। तो क्यों मैम, जब सीआरपीसी के ऑल 484 सेक्शन एंड 37 चैप्टर, जब पूरे सीआरपीसी के सारे सेक्शन सारे चैप्टर जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होने लगे हैं, तो नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे केवल सीआरपीसी का चैप्टर 8 और 10 और 11 ही क्यों एप्लीकेबल हो रहा है? इसका आंसर आपको मिलता है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, द स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह। स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह के केस लॉ में आपको एक्सप्लेन किया गया कि केवल सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 एंड 11 ही नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल होते हैं, बाकी अदर चैप्टर नहीं होते। एंड ट्राइबल एरिया का मतलब वो एरिया होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 6 शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो अभी स्टूडेंट आपने इंट्रो में केवल क्या क्या समझा? सिर्फ इतना समझा कि सीआरपीसी हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है, बट सीआरपीसी हमारा एक प्योर प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बिकॉज सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन सब्सटेंटिव लॉ के भी हैं।
साथ में आपने ये समझ लिया कि आफ्टर एबॉलिश ऑफ 370 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स में आने के बाद से अब सीआरपीसी हमारा ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट स्टिल नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे केवल सीआरपीसी का लिमिटेड पार्ट ही एप्लीकेबल होता है। लॉजिक दिया है स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह के लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ना। ये तो हम लोगों ने केवल ब्रीफ में ओवरव्यू कवर किया किसका, चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 1 से। मैंने क्या कहा था क्लास स्टार्ट करते, मैंने आप लोग को क्या कहा था कि भाई एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया, ठीक है, एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया। मैं कौन हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कौन हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। प्रैक्टिकली सोचो, किताबें तो सबके पास है रटने के लिए, पढ़ने के लिए, पर प्रैक्टिकली सोचो कितने लोग हमारे देश में जानते हैं कि ऑफेंस होने के बाद क्या किया जाए। बहुत कम लोग जानते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑफेंस हो गया, चाहे कॉग्निजेबल हो गया चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो गया, ठीक है, कहाँ भाग गए, फॉरेन पुलिस स्टेशन भागते हैं। लेकिन मैंने क्लास में आपको क्या बताया, ऑफेंस होने पे आपके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला चैप्टर 12 का, दूसरा 15 का, तीसरा चैप्टर 16 का। तो सबसे पहले आपको सीआरपीसी जो आपकी पिक्चर में आ रही है, सबसे पहले क्या हुआ, ऑफेंस। ऑफेंस आपका चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 2N के अंदर डिफाइन है। ऑफेंस का मतलब ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन मत करो जो उस समय जो लॉ फोर्स में है उसके थ्रू पनिशेबल है। सिंपल बात है, अगर कोई ऑफेंस है ही नहीं तो क्यों मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा, क्यों मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। ना एक्स मेरे बेटे वाई को मारता, ना मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती। क्लियर। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि ऑफेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर 1 सेक्शन 2N के अंदर लिखा है। क्या लिखा है, ऑफेंस का मतलब ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन मत करो जो लॉ उस समय फोर्स में है उसने मना किया हुआ है, ऐसा एक्ट और ओमिशन मत करो। तो हम ये समझ लेना पहले कि ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है। ऑफेंस 3 तरीके के हैं। पहला बेलेबल और नॉन बेलेबल, सेक्शन 2A के अंदर बताया गया है। जब भी हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ते हैं तो साथ में चैप्टर 33 विच इज डील विद द प्रोविजन ऑफ बेल एंड बॉन्ड साथ में कवर करते हैं। सेकंड है आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सेकंड है आप लोगों का कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, आपको इससे प्रैक्टिकली चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, एक बात बताइए, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो ना ताकि हमारे को पढ़ने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए या हम एक अच्छा बिजनेस कर पाए, ठीक है। आपका पर्पस क्या है जॉब और बिजनेस करने का, पैसा अर्न करना, मनी अर्न करना, राइट। आप अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहोगे, फिर आप चाहोगे घूम फिर के आओ, ठीक है, शिमला घूम के आ जाओ, मनाली घूम के आ जाओ, गोवा घूम के आ जाओ, क्यों, यही सब तो सोचते होगे, ठीक है। अच्छे से घर में रहो, अच्छे से गाड़ी में रहो, ठीक है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता होगा कि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, कोई भी ये नहीं सोचता होगा कि हमें पुलिस के पास जाना पड़े या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इसी के लिए सीआरपीसी में एक सेक्शन है 320 आपको बताता है, क्या बताता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब ये होता है कि भाई जिसे ऑफेंस करना है वो तो ऑफेंस करेगा ही करेगा, वो नहीं मानेगा, ठीक है। पर जब ऑफेंस हो जाता है, इधर देखना, मैं बहुत सिंपल बात समझा रही हूँ, जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा होता है, मुझे समझ में आ गया ये ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि ऑफेंस कर रहा है, समझाया मैंने उसको कि प्लीज ये ऑफेंस मत करो, मुझे पता है कि ये कर रहा है ऑफेंस, मैंने उसे समझाया ऑफेंस मत करो, तब तो वो अपने आप को क्या समझता है, मोस्ट पावरफुल इंसान दुनिया का, कि मैं जो करूंगा सारे के सारे एविडेंस भी गायब कर दूंगा। और दूसरे वाले सामने वाले इंसान को क्या समझता है, वो मच्छर समझता है, राइट। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। सामने वाले इंसान को क्या समझता है, मच्छर, अरे ये क्या कर पाएगा, ठीक है ना, इसकी तो कोई कैपेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही, कोई कैपेसिटी नजर ही नहीं आ रही है, ठीक है। और उसने ऑफेंस क्रिएट कर दिया। ऑफेंस क्रिएट करने के बाद अब जो विक्टिम है वो क्या करके आ रहा है, एफआईआर करके आ रहा है। पहले जो एक्यूज था उसे विश्वास था कि एफआईआर भी नहीं होगी, पर जब एफआईआर हो गई, एविडेंस मिल गया और अब उसके अगेंस्ट ट्रायल चला, और ट्रायल के बाद उसको क्या करा गया, कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर दिया गया। आप मेरी बात समझ गए, तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी के ऑफेंस बताए हैं। एक्यूज ने ऑफेंस तो क्रिएट कर दिया है, अब उसे लग रहा है कि हाँ मुझे पनिशमेंट होगा, ये सब होगा, तो मेरे पास आता है, वो कहता है कॉम्प्रोमाइज कर लो,
मुझे भी लगा यार ठीक है, अगले ने अपनी गलती मान ली है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, मेरी कंसेंट पे है। कौन कौन से ऑफेंस के लिए विदाउट कोर्ट कंसेंट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसके लिए सेक्शन नंबर 320 आपको चेक करना पड़ेगा। फिर ऑफेंस कुछ उससे ज्यादा सीरियस कैटेगरी के होते हैं, इसमें भी एक्यूज और विक्टिम क्या करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत है। फिर ऑफेंस कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, यानी हीनियस नेचर के, जिसमें कोर्ट को भी अलाउ नहीं किया गया कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा, सेक्शन नंबर 320 के अंदर पढ़ा। एक और कॉन्सेप्ट सुनो स्टूडेंट, प्ली बार्गेनिंग का। पता है आपको प्ली बार्गेनिंग का जो ओरिजिन है वो 2005 में हुआ था यूएस में। यूएस के अंदर जो प्ली बार्गेनिंग का ओरिजिन था वो इसी कॉन्सेप्ट पे था कि लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को टाइम देना चाहते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कोर्ट के चक्कर लगाए, पुलिस के पास जाए, लेकिन फिर भी ऑफेंस करने वाला मानता नहीं है, क्योंकि जिसके दिमाग में गलत आ गई है ना, वो गलत करे बिना मानता नहीं है। ठीक है, उसने ऑफेंस जो कर दिया है कमिट, अब फिर क्या होगा, एफआईआर लिखा दी गई, एफआईआर के बाद क्या चलेगा, पूरा एविडेंस मिल गया, सपोज ट्रायल चल रहा है। अब जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो जो पर्सन है, जो एक्यूज है, वो कहता है कि भाई मेरे को अब क्या करना है, प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट में जाना है। प्ली बार्गेनिंग के अंदर वो जो विक्टिम है उससे क्या करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। टू टाइप्स की प्ली बार्गेनिंग है, फर्स्ट वन इज योर चार्ज बार्गेनिंग, सेकेंड वन इज योर सेंटेंस बार्गेनिंग। चार्ज बार्गेनिंग के अंदर अगर उसके पास सपोज 4 चार्ज लगे हैं, तो कोई एक चार्ज वो चाहता है कि उसका क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सेंटेंस बार्गेनिंग के अंदर अगर उसके ऊपर 4 साल का कोई सेंटेंस बन जाए तो चाहता है 3 साल का हो जाए। यहाँ पे विक्टिम के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो बार्गेनिंग के ऑप्शन में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। मुझे लग रहा है कि ठीक है, इस एक्यूज की अक्ल ठिकाने आ गई, आप समझ रहे हो, इस एक्यूज की अक्ल ठिकाने आ गई ना, गलती भी मांग रहा है, रो भी रहा है, बदले में कंसिडरेशन में मुझे पैसा भी दे रहा है, 4 साल की जगह 3 साल रह आएगा जेल में, कोई बात नहीं, तो मैं चाहूँ तो बार्गेनिंग के ऑप्शन में जा भी सकती हूँ, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं बार्गेनिंग के ऑप्शन को एक्सेप्ट करूँ। तो ये है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था प्ली बार्गेनिंग के अंदर कि भाई जिसने पनिशमेंट किया है उसे सेंटेंस मिलना ही चाहिए। मुरलीधर और कासम भाई के जो 2 केस लॉ हैं, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, बट 42 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, 46 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, मलिमत कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो प्ली बार्गेनिंग राइट नाउ इंडिया में भी एप्लीकेबल होता है। कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए प्ली बार्गेनिंग अलाउ है, ये आपको 265 के ए में जाके देखने को मिलेगा। एक और बात याद रखना, अगर प्ली बार्गेनिंग में जो एक्यूज अपनी गिल्टी मान रहा है, अगर मैं प्ली बार्गेनिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं हूं, तो प्ली बार्गेनिंग के लिए जो उसने गिल्टी एक्सेप्ट करी थी 265 का के कहता है, फिर उसका स्कोप इस चैप्टर के बाहर नहीं है। एक और सेक्शन आता है 306 पार्डन टू अकम्प्लिश। इसके अंदर 4 लोग हैं, 4 में से चारों ने ऑफेंस क्रिएट करा है, पर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी एक को हम ऑफर करते हैं, हमें डाउट है, इसे सब पता है, हम ऑफर करते हैं कि अगर तुम गवर्नमेंट के क्या बन जाओगे, विटनेस बन जाओगे, तो तुम्हारे को जो सेंटेंस है वो तुम्हारे का क्या कर दिया जाएगा, वेव कर दिया जाएगा। तो ये होता है पार्डन टू अकम्प्लिश। तो ये तीनों चीजें एक साथ ही पढ़नी होती हैं। तो मैं क्या पढ़ा रही थी, ऑफेंस जो वेरियस कैटेगरी के होते हैं, पहला बेलेबल और नॉन बेलेबल, दूसरा आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस विच इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 320। सेक्शन 320 के साथ ही पढ़ाया जाता है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट भी, और साथ ही 306 भी, तभी आपको इसका ऑप्टिमम बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ध्यान से सुनना, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, मर्डर, डकैती, थेफ्ट, रेप, ये मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स बताए कॉग्निजिबल के। डिफामेशन, ये मैंने किसके लिए बोला, नॉन कॉग्निजिबल। जो ऑफेंस बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं वो हमारे कॉग्निजिबल कहलाते हैं, और जो ऑफेंस हमारे कम सीरियस नेचर के हैं वो हमारे नॉन कॉग्निजिबल कहलाएंगे। मैम, इतने सारे ऑफेंस होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉग्निजिबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजिबल है? आपके पास बेयरेक्ट होता होगा, बेयरेक्ट आप सभी जानते होंगे, ठीक है, आपके पास बेयरेक्ट होगा। उस बेयरेक्ट में अगर आप जाके देखोगे तो 2 शेड्यूल है सीआरपीसी के। शेड्यूल 1 में ऐसे पीछे की तरफ जाना, शेड्यूल 1 के कॉलम नंबर 4 में आपको पता चल जाएगा विच ऑफेंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निजिबल एंड विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉग्निजिबल। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब मैं आपको कॉग्निजेबल बताने जा रही हूँ डिटेल में। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन है। मैं क्या टॉपिक पढ़ा रही हूँ? एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया, मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाऊं, मजिस्ट्रेट के पास, या पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के पास? पर इससे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, ना ऑफेंस होता, ना मुझे पुलिस को एफआईआर की जरूरत पड़ती, ना मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की जरूरत पड़ती। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफेंस क्लियर कर दूं ना। तो मैंने आपको बेलेबल नॉन बेलेबल बोला, फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बोला, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के साथ ही मैंने आप लोगों को प्ली बार्गेनिंग बोला, एंड साथ ही प्ली बार्गेनिंग के मैंने आपको 306 के बारे में भी कहा। लास्ट हमारा ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे पुलिस, ध्यान से समझना, जहां पे पुलिस के डिस्क्रिशन पे है वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विदाउट वारंट। ये मैं बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगी जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे पुलिस के डिस्क्रिशन पे है वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को बिना किसी वारंट के। क्यों मैम? भाई वारंट इशू करता है कौन? कोर्ट। और जब तक कोर्ट के थ्रू वारंट इशू होकर के आएगा, जिसने ऑफेंस करा है पता नहीं वो तो कहाँ रन करके चला जाए। ठीक है, इसलिए पुलिस को पावर है, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो पुलिस उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, वारंट कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करती है। पुलिस वारंट इशू नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, दो सेक्शन है सीआरपीसी में, 41 का 1 एंड 151 का सबसेक्शन 1, जहां पे पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 151 का 1 है, यहाँ पे ऑफेंस हुआ नहीं है, पर पुलिस को डाउट हो जाता है कि कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की प्लानिंग कर रहा है, तब वो बिना वारंट के यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो गया है, यहाँ ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, पर दोनों में ही ऑफेंस की कैटेगरी कैसी है? कॉग्निजेबल, और दोनों में ही वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अगर आप लोगों ने अपनी क्लास में ध्यान से पढ़ा है सेक्शन, या अभी नहीं पढ़ा है पढ़ोगे, 151 का 1 आपको पता है, बड़ा क्लियरली बोलता है, बेरेक्ट की लैंग्वेज देखोगे तो आप, कि पुलिस जो है 151(1) के अंदर अरेस्ट करने से पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करती है। प्रिवेंटिव मेजर्स इसलिए कि भाई तुम मान जाओ, अगर वो नहीं मानता है तो प्रिवेंटिव अरेस्ट, मैंने वर्ड यूज करा प्रिवेंटिव अरेस्ट, यानी ऑफेंस होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। पहले प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं, फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट। ऐसा इसलिए बिकॉज अरेस्ट होते ही हमारी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो जाती है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 ने कहा है कि किसी भी पर्सन को अगर आप अरेस्ट करते हैं, पर्सनल लिबर्टी कर्टेल होती है, और एवरी पर्सन को उसकी लाइफ की, उसकी पर्सनल लिबर्टी का राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट आप कर सकते हो, राइट। एक और बात याद रखना, आपको पता है अरेस्ट का जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने एफआईआर लिखाई फेक और पुलिस आ गई उसको अरेस्ट करने के लिए। अरनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो डाउट पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर है और पब्लिक के पास एफआईआर करने की पावर, एफआईआर करवाने की पावर है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के, पर इसका मिसयूज ना हो, कोई फेक एफआईआर ना कराए किसी को परेशान करने के मोटिव से। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, अरनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। तो ये है जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट। क्लियर नाउ? तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हुई कि बिना वारंट के भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41 का 1 जहां पे ऑफेंस कमिट हो गया है कॉग्निजेबल, 151 का 1 जहां पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। विद वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। किसने इशू करा? वारंट कोर्ट ने। जिसने ऑफेंस करा वो ऑफेंस करके भाग गया, तो अब हमें उसे अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए। दो तरीके के वारंट होते हैं, 71 और एक 76। बेलेबल वारंट फॉर 71, नॉन बेलेबल वारंट फॉर 76। दोनों ही वारंट चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, कौन इशू करेगा? स्टूडेंट, कोर्ट इशू करेगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वारंट? बेलेबल वारंट के अंदर, जिसे हम कंडीशनल वारंट के नाम से भी जानते हैं,
कोर्ट कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, किसने कहा? कोर्ट ने। जिसको अरेस्ट करना है, अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए रेडी है, श्योरिटी देने के लिए रेडी है, श्योरिटी माने नंबर ऑफ गारंटर्स, कोर्ट बताएगा, एंड उस डेट एंड टाइम पे अपीयर होने के लिए रेडी है, जिसपे कोर्ट बुलाना चाहता है, तो फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति सिक्योरिटी अमाउंट या कोई भी कंडीशन फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर उसे अरेस्ट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 76 में नॉन वेलेबल वारंट की बात करने को मिलती है। नॉन वेलेबल वारंट के अंदर आपकी कोई कंडीशन नहीं है, आपको अरेस्ट किया जाता है। ना केवल एक और सवाल आपके मन में आएगा, ध्यान से सुनना, एक और वर्ड मैं यूज करूंगी, समन। समन वर्ड भी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। स्टूडेंट, क्या होता है, कोर्ट अगर किसी को बुलाना चाहता है, तो कोर्ट अगर किसी को बुलाएगा तो फोन करेगा तो नहीं कि भाई आ जाओ तुम कोर्ट में। तो कोर्ट क्या इशू करता है? समन इशू करता है या फिर वारंट इशू करता है। ठीक है, तो कोर्ट दो तरीके से लोगों को बुलाता है। कौन सा प्रोसेस इशू करेगा? समन या फिर वारंट। जब हम सेक्शन नंबर 204 पढ़ते हैं तो वहां पे इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में कहा गया है। 204 के अंदर क्लियरली बोला गया है कि समन केस के अंदर कोर्ट समन इशू करता है। समन केस वो केस होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2XX माने सॉरी, समन केस वो केस होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2W माने विजिडम 2W, जिसमें जो सेंटेंस होता है अप टू 2 ईयर यानी 2 साल तक का होता है या उससे कम का होता है। तो अगर कोई मैटर समन केस का कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट उसमें समन इशू करके बुला सकता है। समन वर्ड सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, ओनली समन केस वर्ड ही सीआरपीसी में डिफाइन है। वारंट केस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2XX माने एक्सरे। वारंट केस वो केस होते हैं जिसमें जो इम्प्रिजमेंट होता है मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा का बनता है, कुछ भी हो सकता है, डेथ सेंटेंस या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होता है। वारंट केस के अंदर कोर्ट क्या इशू करता है? वारंट भी इशू कर सकता है और समन भी इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। मैम एक बात बताओ, आपने बोला कि कोर्ट वारंट केस में वारंट या समन दोनों में से कुछ भी अकॉर्डिंग टू लॉ इशू कर सकता है। क्या समन केस में भी समन के अलावा वारंट इशू हो सकता है? आंसर है हाँ। कहाँ लिखी है ये बात? सेक्शन नंबर 87। सेक्शन नंबर 87 में जब आप पढ़ते हो तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। जब कोर्ट को लग जाता है कि समन केस में जिसे समन इशू किया है वो नहीं आएगा, तो इन लीव ऑफ समन कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। वारंट के साथ साथ इन एडिशन ऑफ समन वो वारंट भी इशू कर सकता है, या समन की डेट एक्सपायर होने के बाद भी वारंट इशू कर सकता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, समन केस में क्या इशू होगा? समन। क्या समन केस में वारंट इशू हो सकता है? हाँ। कहाँ लिखी है बात? 87 में। वारंट केस में क्या इशू करके कोर्ट बुलाएगा किसी को? वारंट वेलेबल या फिर नॉन वेलेबल। क्या वारंट केस में भी समन इशू हो सकते हैं? हाँ, ये बात लेकिन 204 में ही कही गई है। क्वेश्चन है, क्या मैम एक बात बताइए, एक बात हमारे मन में ये आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी के अगेंस्ट वारंट इशू हुए हैं और वो उसको पता चल गया है कि भाई मेरे खिलाफ वारंट इशू है नॉन वेलेबल, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अपने दरवाजे पे ताला लगा के भाग जाए, तब क्या रेमेडी होगी? तो ऐसे पर्सन को हम क्या बुलाते हैं? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बुलाते हैं। उसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोक्लामेशन अनाउंस कर देता है। जब आप सेक्शन 81, 82 पढ़ते हैं तो वहां जाकर के आप चेक कर सकती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? सही लिखा है नजीम खान। सेक्शन 82 में हम जाके चेक कर सकते हैं और 82 का जो सब क्लॉज 4 है वहां पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। राइट मैम, एक बात और बताइए, जरा ध्यान से सोचो, जिसने गलत किया है उसको आप कितनी गालियां दे दो, उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मेरी बात आप प्रैक्टिकली समझ रहे हो, रटना मत। जिसने गलत किया है उसको कितनी गालियां बक दो, क्या फर्क पड़ना है उसको? ठीक है, एक मूवी का एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। तारा रंपम एक पिक्चर आई थी, उसमें सैफ अली खान की फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो डाउन में चला गया था, तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हें करोड़ों रुपया देने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगी अपनी डिग्निटी की वजह से। तो तब सैफ अली खान क्या कहता है कि मुझे वो 100 गालियां बके पर पैसा दे दें। तो आप मेरी बात समझ गए।
आप उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बुला लो, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रही हूँ, पर असर पड़ेगा कब पड़ेगा, जब उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। तो आपकी प्रॉपर्टी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन अनाउंस किया गया है, करेक्ट आंसर आ रहा है, उसके खिलाफ आप अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकते हैं। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये अटैचमेंट का ऑर्डर हम कब दे सकते हैं? प्रोक्लामेशन के साथ भी और प्रोक्लामेशन के बाद भी। प्रोक्लामेशन केवल तभी अनाउंस करना जब आपके क्या इशू हो चुका है, वारंट इशू हुआ है। प्रोक्लामेशन केवल तभी पिक्चर में आता है जब आपके अगेंस्ट क्या इशू हो गया, वारंट। बिना वारंट के प्रोक्लामेशन पिक्चर में नहीं आएगा। नजीम खान बिल्कुल सही लिखते हुए चल रहे हो बेटे। नाउ मैम एक और क्वेश्चन, बच्चों के मन में क्वेश्चन तो तरह तरह के आ सकते हैं। एक स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता है, मैम एक बात बताइए, किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी ने फेक एफआईआर लिखवाई, ठीक है, सारा मैटर फेक चल रहा है और वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसे तो कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो गए, वो अपना किसी ऑफिशियल पर्पज से कहीं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था 2-3 महीने के लिए, कोर्ट ने उसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन अनाउंस कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दे दिया। तो स्टूडेंट जब हम लोग 83, 84, 85, 86 ये सारे सेक्शन साथ में पढ़ना, तो वहां पे आपके पास रेमेडीज भी अवेलेबल हैं। जब किसी इनोसेंट पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से कैसे रिलीज कराया जाए, इसकी रेमेडीज भी वहां पे बताई गई है। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों ने सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C के अंदर उसके समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है पब्लिक रॉन्ग के नाम से जाने जाते हैं, हीनियस नेचर के होते हैं, मर्डर, डकैती, थेफ्ट, रेप। इसमें पुलिस को पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। वारंट क्या है ये समझा, समन क्या है ये समझा, बिना वारंट के कौन से सेक्शन में अरेस्ट करेगा ये समझा, विद वारंट कब अरेस्ट होगा ये समझा। एक सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मैम एक बात बताइए, केवल क्या पुलिस ही कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस के अलावा कोई और अरेस्ट नहीं कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में? आंसर है यस, कर सकता है। एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, एक मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। सही लिखा बिल्कुल नजीम खान ने, आंसर भी दे दिया 43 और 44। 43 सेक्शन के अंदर एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है एंड 44 के अंदर मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, कॉलेज के बाहर दो एक्स कॉलेज के बाहर 4-5 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, ठीक है, वहां पे बहुत सारी भीड़, बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया, सबके मन में कौन सी ये हमारी मदर है, कौन सी ये हमारी सिस्टर है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट करे, कौन प्रॉब्लम में पड़े। पर वहीं पे 4 जो स्टूडेंट थे उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है, तो वो 4 स्टूडेंट कौन सी कैपेसिटी में हुए, प्राइवेट पर्सन की कैपेसिटी में हुए। उनको लॉ ने थोड़ी ना कहा है, पर प्राइवेट पर्सन को ऑथराइज किया गया, अथॉरिटी है, वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। तो यहाँ पे उन चारों स्टूडेंट ने, क्योंकि ये कौन सा ऑफेंस हो रहा था, एक आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस था, वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं जनरली कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होते हैं। तो प्राइवेट पर्सन को केवल तभी अथॉरिटी है बिना वारंट के अरेस्ट करने के, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड, मैंने 3 बार रिपीट करा है ताकि ब्रेन में स्टोर कर लेना, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो और नॉन बेलेबल हो, तभी वो अरेस्ट करने का पावर रखता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद जो पास में पुलिस वाला है उसके हैंडओवर कर देंगे, जो इन्होंने ऑफेंस करा, अगर पास में कोई पुलिस नहीं है तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको हैंडओवर कर देंगे। क्लियर? तो मैंने आपको एक बात बोली है कि प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, पर कंडीशन है जब ऑफेंस कैसा हो स्टूडेंट, कॉग्निजेबल एंड, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 44 मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, तो यहाँ पे आपने ये समझा, 41 को भी समझ लिया ब्रीफ में, 43, 44 को भी ब्रीफ में एक एक लाइन को समझ लिया आपने। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना केवल पुलिस, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। ना केवल पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने का पावर रखता है, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। पुलिस जो है ऑथराइज है टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन into a cognizable case on their own and do not require any order from the court to do so। ठीक है, अब इसको प्लीज समझना,
मैं क्या समझा रही हूँ इतनी देर से आप लोगों को? मैंने ये समझाया है कि ऑफेंस होने के बाद हम क्या करें। आम आदमी को ये बात पता ही नहीं है, ठीक है। 70 से 80% लोगों को इस बारे में पूरी नॉलेज है ही नहीं कि ऑफेंस होने के बाद क्या करें। कितने लोग लॉ पढ़ते हैं, ये बात तो सबको पता है ना। तो जो 70 से 80% है वो एक जनरल पब्लिक की कैटेगरी में आ गई और उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऑफेंस होने के बाद हम क्या करें। तो यही तो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। मैं भी एक कौन हूँ, आम इंसान हूँ। मेरे बेटे का मर्डर कर दिया गया, ठीक है। मैं भी कहाँ भाग रही हूँ, पुलिस के पास भाग रही हूँ, पर मुझे पता कुछ नहीं है। जैसे लोग समझा रहे हैं वैसे उनके कठपुतली बन गई हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। मेरी बात समझ गए ना। तो यहाँ पे यही टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मेरी लाइफ में मुझे सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। ना ऑफेंस होता ना सीआरपीसी की जरूरत। तो मैंने आपको सबसे पहले पिक्चर ब्रीफ में किसकी क्लियर करी, ऑफेंस की, कि ऑफेंस क्या है, कहाँ लिखा है। फिर मैंने आपको 3 टाइप्स के ऑफेंस बताए, बेलेबल, नॉन बेलेबल। सेकंड, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। 320 के साथ ही मैंने कहा है प्ली बार्गेनिंग के साथ ही थोड़ा सा ब्रीफ में बताया। 306 भी जरा सा ब्रीफ में बताया। फिर अब मैं बता रही हूँ आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल। सिर्फ मैंने अभी आपको कॉग्निजेबल के बारे में बताया, ठीक है। तो कॉग्निजेबल के आगे आप सुनो, ना केवल पुलिस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में है उसमें बिना किसी वारंट के वो अरेस्ट कर सकती है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 156(1), अकॉर्डिंग, बेटे 42 थोड़ी देर में पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल के साथ, राइट। 42 थोड़ी देर में पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल के साथ, ठीक है। नाउ 156(1) के अंदर ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को जरा ब्रेन में स्टोर करो। हम लोगों ने चैप्टर 12 कहां से बोला था, 154 से लेके 176 बोला है ना। 154 से 176 बोला है, इसमें 155 को खा जाओ, भूल जाओ 155 को। 155 नॉन कॉग्निजेबल, 42 एक साथ बताऊंगी, ठीक है। तो 155 को उठा के एक साइड में रख दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, 154, फिर आया 156, 157, समझ गए सीक्वेंस। तो अब क्या हुआ, जो पुलिस है वो ना केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। होता क्या है, अब देखो ऑफेंस हुआ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा ऑफेंस हुआ, मर्डर, कॉग्निजेबल। तो मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हूँ, एफआईआर कराने के लिए। तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी, क्या दूंगी, इंफॉर्मेशन दूंगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे 154 के सबसेक्शन 1 में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे 154 के सबसेक्शन 1 में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे 154 के सबसेक्शन 1 में पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट के बताए गए रजिस्टर में एफआईआर लॉन्च करेगा। 154 सबसेक्शन 1 जब आप पढ़ते हो तो वेरियस केस लॉ साथ में पढ़ाए जाते हैं, जैसे ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल का। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल के केस में ही ये बात क्लियर करी गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज ही एफआईआर लिखता है। ये बात क्लियर की गई थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल के केस लॉ में। ऑफिसर इंचार्ज के डायरेक्शन पे इसके सबऑर्डिनेट भी एफआईआर लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो 154 के 1 में एफआईआर लिखने के बाद फिर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है। 156 के सबसेक्शन 1 में ये बात लिखी है। कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बताया गया है 157 में। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि पुलिस केवल इन्वेस्टिगेशन करती है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो लॉफुल तरीके से करेगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। 156 के सबसेक्शन 3 में भी ये बात कही गई है, राइट। आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। मैडम व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे सेक्शन 2H में डिफाइन है। किसमें डिफाइन है स्टूडेंट, सेक्शन 2H में डिफाइन है।
अगर आप डायरेक्ट से या आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो 2H में क्या लिखा हुआ है? 2H का मतलब है इन्वेस्टिगेशन इज अ नॉन जुडिशियल प्रोसेस। मैं वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टिगेशन इज ए नॉन जुडिशियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है वो? नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। which is done by which is done by police officer or any other person who is authorized by magistrate but not done by magistrate itself। मोनिका इसको बंद कर दो। क्या कहा मैंने? देखो वापस से सुनना 2H को। 2H में क्या कह रहे हैं? और 2H में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इज ए नॉन जुडिशियल प्रोसेस विच इज डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट बट नॉट डन बाय मजिस्ट्रेट इटसेल्फ। अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो क्या ट्रांसलेशन निकल के आया कि इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसेस है जो पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया कोई ऑथराइज्ड पर्सन। ये ट्रांसलेशन निकल के आया। पर अगर हम इसे समझें तो क्या से समझते हैं? इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट का ऑथराइज पर्सन करता है। ठीक है, कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल करता है, कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल करता है। केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया ऑथराइज पर्सन ही क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं? आफ्टर लॉजिंग FIR 154 सबसेक्शन 1 में मैंने बताया था ना, कब पहले FIR लिखाएंगे फिर क्या लिखाएंगे? FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। पर स्टूडेंट याद रखना CRPC में हर सेक्शन में आपको एक्सेप्शन मिल जाते हैं। कदम कदम पे, हर कदम पे फॉरन एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे मैं अपनी बात खत्म करूंगी फॉरन क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेप्शन निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें कोई पर्सन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए जा रहा है FIR कराने के लिए, तो पुलिस के पास पावर है बिफोर लॉजिंग FIR वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इफ मैटर इज रिलेटेड विद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटेड मैटर। अपार्ट फ्रॉम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटेड मैटर वेरियस अदर एक्सेप्शंस हैं जहां पे पुलिस के पास पावर है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने का। क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, मुझे रिप्लाई करना आप लोग। पहले कौन से सेक्शन में कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR लिखाई जाएगी? ऑल स्टूडेंट क्विक रिप्लाई। कौन से सेक्शन में FIR लिखाई जाएगी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस? केवल नजीम खान रिप्लाई कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम नजीम खान मैं अदर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ रिप्लाई करो। कौन से सेक्शन में FIR लिखाओगे? 154 के सबसेक्शन 1 में FIR लिखाओगे। ठीक है, FIR लिखाने के बाद क्या स्टार्ट होता है? सही आंसर आया कीर्ति का, बेटे वेरी गुड। FIR के बाद करेक्ट आंसर आया रोहित राव का, वेरी गुड बेटे। FIR के बाद क्या शुरू होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है? करेक्ट आंसर आया पुलिस। अपार्ट फ्रॉम पुलिस क्या कोई अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है? इफ यस तो कौन? करेक्ट आंसर आया नजीम खान का, आयती अग्रवाल का, रोहित राय का। करेक्ट आंसर है। आयती अग्रवाल ने प्रॉपर वर्ड यूज करा है और आशीष ने भी प्रॉपर वर्डिंग यूज करी है। लिखा सबने है पर प्रॉपर वर्ड जो यूज हुआ है पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुलिस को पावर दिया गया है विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कौन से सेक्शन में ये पावर दिया गया है? करेक्ट आंसर आया नीलम यादव का, आयती अग्रवाल का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर 156 के सबसेक्शन 1 के अंदर कहा गया है। FIR कौन से ऑफेंस के लिए लॉन्च करते हैं? कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? करेक्ट आंसर कॉग्निजेबल। FIR कौन लॉन्च करता है? FIR कौन लिखेगा? करेक्ट आंसर चाहिए एक ही वर्ड में। अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं आया। करेक्ट आंसर आया नीलम यादव का, ऑफिसर इंचार्ज OIC, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेशन हाउस ऑफिसर। आयती अग्रवाल की जगह करेक्ट आंसर कौन लिख रहा है? नीलम यादव लिख रही है। पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, IO का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो आयती
IO की जगह आप क्या लिखोगे बेटे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, फिर से यहाँ पे नजीम खान ध्यान में रखना, कौन लिखता है, ऑफिसर इंचार्ज लिखता है, आपने उठा करके उसका सेक्शन डाल दिया। कौन से सेक्शन, कौन से केस लॉ में मैंने बताया, कौन कौन से केस लॉ मैंने बताए थे आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट है 154 के सबसेक्शन 1 के लिए। दो केस लॉ के नाम बोले थे, करेक्ट आंसर आया रोहित का एब्सोल्युटली, और नीलम का भी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आया। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मैंने कौन सा सेक्शन याद कराया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कौन सा सेक्शन याद कराया था, बेलेबल नॉन बेलेबल के लिए कौन सा सेक्शन याद कराया था। करेक्ट आंसर आ गया आशीष का, आयती का 2A। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए कौन सा सेक्शन याद कराया था, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए करेक्ट आंसर आया रोहित राव का 320। प्ली बार्गेनिंग के अंदर मैंने कहा था, प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन किस कोर्ट को सबमिट करोगे, प्ली बार्गेनिंग के अंदर एक्यूज किस कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन सबमिट करेगा। नहीं, करेक्ट आंसर नहीं है। नजीम खान क्या रिप्लाई करोगे बेटे, नजीम खान ने सही आंसर लिखा है, जहां पे आपकी पेंडिंग क्या है, पेंडिंग प्रोसीडिंग, पर उससे भी प्रॉपर आंसर दिया है आयती ने। अगर मेरे पास कॉपी चेक होने के लिए आती है तो मैं प्रॉपर जो लिखने के लिए, कहते हैं ना मेंस में हम सब लिख के आते हैं, पर मार्क्स एक को ज्यादा क्यों मिले दूसरे को कम क्यों मिले। नजीम खान जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है, मैं समझ पा रही हूँ उसकी बात, पर जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो करेक्ट किया है आयती अग्रवाल ने, राइट। दोनों ने सही लिखा है, मैं ये नहीं कहूंगी नजीम खान ने गलत लिखा है या आयती ने गलत लिखा है, दोनों ने सही लिखा है, पर प्रॉपर जो सिलेक्शन है वो आयती अग्रवाल का है। जहां पे उसका ट्रायल पेंडिंग है उसी कोर्ट में वो अपनी क्या देगा, एप्लीकेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एक्यूज ने जो अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर ली थी, पर मैं प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई नहीं, प्ली बार्गेनिंग के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ, विक्टिम प्ली बार्गेनिंग के लिए रेडी नहीं है, तो एक्यूज ने जो एक्सेप्टेंस करी थी, जो स्टेटमेंट दिया था अपनी गिल्टी का, इसका स्कोप इस चैप्टर के बियॉन्ड नहीं होगा। ये बात मैंने कौन से सेक्शन में आज की क्लास में याद करवाई थी आपको, 265 के बाकी का सब क्लॉज बताओ, ये तो सही है। आशीष यहाँ तक तो रिप्लाई बिल्कुल सही है ना, ये गलत हो रहा है, आयती ये गलत है बेटे। करेक्ट आंसर है सिर्फ रोहित राय का 265 का के, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रोहित राय का 265 का के, बिल्कुल करेक्ट। नाउ एक और क्वेश्चन बेसिक, एक बात बताओ, मुझे सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक ही वर्ड में बताना। मुझे सीआरपीसी की जरूरत क्यों पड़ी, करेक्ट आंसर लिखा है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए, ऑफेंस कमिट हो गया इसलिए, राइट। आशीष ने लिखा है प्रोसीजर, आईटी ने लिखा है प्रोसीजर, सबने अपने अपने वर्ड सही लिखे हैं, ठीक है। तो मुझे सीआरपीसी की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि ऑफेंस कमिट हुआ, पर अगर हम बात करें तो प्रॉपर क्या हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया, या मेरे साथ कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बच्चे ने लिखा है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, देखो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। जब हम लोग पढ़ाते हैं ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं कि भाई सीआरपीसी के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेजेस क्या है कि हम लोग उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर दूसरी स्टेजेस क्या है इंक्वायरी के लिए, फिर तीसरी स्टेजेस क्या है ट्रायल के लिए। तो यानी कि सीआरपीसी के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना चाहते हैं। क्रिमिनल लॉ मोशन में कैसे आएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। लेकिन एक बात बताओ, हमने एक वर्ड, जैसे एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पे ऑफेंस, अगर देखोगे एफआईआर लिखाने के बाद ही तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, ठीक है ना, यानी इन्वेस्टिगेशन उसी के बाद तो शुरू होता है, तो पर जड़े कहाँ है, रूट्स कहाँ पर है ऑफेंस में। क्लियर होगी बात अच्छे से ना। एक और बात बताओ, अगर मान लो एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर करा, तो मैं सीआरपीसी में कौन कौन से चैप्टर की मदद ले सकती हूँ। एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर कर दिया है, तो मैं कौन कौन से चैप्टर मेरे को मदद करेंगे। करेक्ट आंसर सबसे पहले चैप्टर नंबर 12, दूसरा आंसर चैप्टर नंबर 15, एक और चैप्टर नंबर 16, ठीक है ना। वेरी गुड। अगर मान लो एक्स ने मुझे गन पॉइंट, नजीम खान ने पूरा ही आंसर लिख दिया, इससे पहले वो समझ गया था कि मैम ये पूछेगी।
बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, आप मेरी बात को सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे सेक्शन 42 को भी लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे प्राइवेट रॉन्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। प्राइवेट रॉन्ग छोटे मोटे नेचर के ऑफेंस होते हैं। 2L के अंदर ये डिफाइन किए गए, कहाँ पे डिफाइन किए गए, 2L के अंदर ये डिफाइन किए गए हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस के पास जाने के बाद क्या चाह रहे हैं भाई, वो हमारी FIR लिख ले। क्या लिख ले, FIR। मैं चैट बॉक्स एक सेकंड के लिए क्लोज कर रही हूँ ताकि स्क्रीन आपको ढंग से विजिबल हो, फिर दोबारा ओपन करूंगी। हम किसके पास जा रहे हैं, पुलिस के पास गए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हो गया, आपको ये वाला सेक्शन देखने 155 वाले, ध्यान से सुनिएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, डिफामेशन एक एग्जांपल मैंने ले लिया था। तो अब जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो मोहन, मैंने यहाँ पे नाम जानबूझ के रखा है मोहन, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आप ये पढ़ते हो तो आपका जो, आप अगर LLB के स्टूडेंट हो तो आपके पास भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप जुडिशरी में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका 100% आने के चांसेस है। 100 बोला है तो 100। और इसको बड़े ध्यान से सुनना, और ये थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा, फिर मैं सवाल सारे यहीं से पूछूंगी। मोहन मेरे पास आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर के। ठीक है, क्या लिखवाने के लिए, FIR। आम आदमी है ना, उसको क्या पता क्या कॉग्निजेबल क्या नॉन कॉग्निजेबल, ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर के आया। मैंने कहा यार तू यहाँ से जा, मेरा सर मत खा, मैं इसकी FIR नहीं लिखूंगी। समझ गया ना। अब उसको गुस्सा आ गया, जिसके साथ ऑफेंस हुआ होता है उसके दिल से पूछ के देखो उसका फीलिंग क्या होती है। तो मोहन ने मेरे को कहा क्यों नहीं लिखोगे तुम FIR। ठीक है, सरकार से क्या लेते हो, तनख्वाह लेते हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है FIR लिखो। अब मैंने क्या कहा, यार अच्छा ठीक है तू परेशान मत हो, अब सुन मैं क्यों नहीं लिख रही FIR। बिकॉज ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक प्राइवेट नेचर का ऑफेंस है। ठीक है ना, और जो पुलिस है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। एंड गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो प्राइवेट नेचर के रॉन्ग है इसमें तुम अपने आप ही मैटर को देखो, हम लोग जिम्मेदार नहीं। हमारे पास जो पुलिस है उसके पास क्या काम है, ये रेप हो रहा है, दिन में 100 रेप हो जाते हैं, थेफ्ट हो रहा है ना, ये पुलिस ये काम देखे या तुम्हारे छोटे मोटे ऑफेंस देखे। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें तुम्हारे ऑफेंस के लिए FIR लिखने से मना किया है। फिर मोहन के समझ में आ गई बात। फिर मोहन कहता अच्छा एक बात बताओ, कानून तो लोगों की मदद के लिए होता है ना, तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मैंने कहा चल ठीक है तू परेशान मत हो, समझ गया ना। मैंने 155 के सबसेक्शन 1 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिख ली। क्या लिख ली, NCR सेक्शन आप देखते रहना। लेकिन मैंने रिपोर्ट लिखने के बाद मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी। जैसे आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी। बिकॉज मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अगर मैंने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया तो वो इनवैलिड माना जाएगा। 155 का 2 ये बात कहता है। तो मैं ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखने के बाद किसको दे रही हूँ, मोहन को दे रही हूँ। प्लीज यहीं पे बात को ब्रेन में स्टोर कर लो। किसको दे रही हूँ ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में, मोहन को दे रही हूँ। जब मोहन ने ये रिपोर्ट किसके पास ले जाने के लिए दे दी, मैंने मजिस्ट्रेट को। अब अगर मजिस्ट्रेट मुझे ऑर्डर देगा 155(3) में तभी मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अगर मजिस्ट्रेट ने मुझे ऑर्डर दे दिया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने का, तो 156 के सबसेक्शन 1 में जैसे मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर थी, वैसे ही मैं यहाँ पे भी उसके लिए ऑथराइज रहूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब मैं मोहन को मजिस्ट्रेट के पास भेज रही हूँ तो मोहन कहलाएगा कंप्लेनेंट और ये रिपोर्ट कहलाएगी, जो कि मैं NCR बोल रही हूँ, मोहन फिर वो कहलाएगा कंप्लेन। क्या कहलाएगी मोहन के लिए, कंप्लेन। ठीक है, इसको मत भूलना। इस वाले एग्जाम्पल में मोहन कंप्लेनेंट कहलाएगा और ये रिपोर्ट मोहन जो मजिस्ट्रेट को देकर आ रहा है कंप्लेन कहलाएगी। ठीक है, एंड जो मजिस्ट्रेट होता है वो कंप्लेन और मजिस्ट्रेट होता है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D
मजिस्ट्रेट जो होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D कंप्लेन रिसीव होने पे, चाहे वो कॉग्निजेबल की है चाहे नॉन कॉग्निजेबल की है, उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में से किसी भी ऑफेंस की कंप्लेन रिसीव होने पे कॉग्निजेंस लेने सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पर पुलिस केवल कॉग्निजेबल की ही एफआईआर लिखेगी। मैम सवाल सवाल तो यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे होंगे। पहला सवाल, ये 2-3 सवाल ये पढ़ाने के बाद चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, फिर हम लोग सवाल जवाब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद। मैम पहला सवाल, मैम एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो जाए जिसमें नॉन कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल हो तो क्या आंसर आएगा? 155 का 4 रियल एग्जांपल, बागपत मेरठ के पास एक जगह है ना, तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, रियल बिल्कुल, चाट के स्टॉल वाले, कितने स्टॉल वाले थे? 4 चाट के स्टॉल वाले थे, ठीक है। वो चाहते थे कस्टमर उनके स्टॉल का चाट खाए, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, डिफामेम करने लगे। तो एब्यूजिंग लैंग्वेज जब यूज करी तो अब ये ऑफेंस हुआ नॉन कॉग्निजेबल। बात इतनी बढ़ गई कि जान लेने के लिए रेडी हो गए, ये हो गया कॉग्निजेबल। अगर कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आता है तो पूरा ऑफेंस कॉग्निजेबल कहलाएगा। देन पुलिस नॉन कॉग्निजेबल का इन्वेस्टिगेशन भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ। ये बात 155 के 4 में लिखी है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, शरत चंद्र साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। क्वेश्चन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे पब्लिक रॉन्ग के नाम से जाने जाते हैं या प्राइवेट रॉन्ग के नाम से जाने जाते हैं? क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस एफआईआर लिखेगा, हाँ या ना? फिर क्या लिखता है? एक रिपोर्ट लिख लेगा, वो क्या कहलाएगी? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मोहन को किसके पास भेज दिया गया? मोहन को किसके पास भेज दिया गया? मजिस्ट्रेट। मोहन क्या कहलाएगा अब? मोहन को क्या बुलाओगे? मोहन, करेक्ट आंसर। एनसीआर क्या कहलाएगी? कंप्लेन। विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनवैलिड है, कौन सा सेक्शन? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर रिसीव हो गए तब हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन? 155 का 3 रहेगा, नजीम खान बेटे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 154 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर है 155 का 3। नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास जो पावर आती है किस ऑफेंस के इक्विवेलेंट आएगी? करेक्ट आंसर, कॉग्निजेबल के इक्विवेलेंट आएगी। नॉन कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस बना? नॉन कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस बना? करेक्ट आंसर, कॉग्निजेबल। यहाँ पे क्या मजिस्ट्रेट से परमिशन के बिना नॉन कॉग्निजेबल का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यस और नो? करेक्ट आंसर है यस। जिन्होंने नो लिखा है उसका गलत है, नीलम का गलत है आंसर, एक्सेप्ट नीलम। ऑल स्टूडेंट जिन्होंने आंसर यस में दिया है सभी का करेक्ट है। जब नीलम नॉन कॉग्निजेबल प्लस कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस साथ में हुए हैं तो पूरे केस को कॉग्निजेबल केस मानेंगे और पुलिस नॉन कॉग्निजेबल का इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। लैंडमार्क जजमेंट है शरत चंद्र साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसे आपको कभी नहीं भूलना है। सिचुएशन चेंज कर रही हूँ, चैट बॉक्स एक बार बंद कर रही हूँ फिर से। प्लीज इसको ध्यान से समझना। क्या कहा जा रहा है? मोहन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी, ये वाला कॉलम पढ़ेंगे पहले हम लोग, ये पढ़ने के बाद इसको कंपेयर कर पाओगे। मोहन ने कौन से ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है? कॉग्निजेबल। यहाँ पे कौन सा ऑफेंस लिखा हुआ था स्टूडेंट? नॉन कॉग्निजेबल। मोहन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे 154 के सबसेक्शन 1 में एफआईआर लिखी जाती है बाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। एफआईआर के बाद क्या स्टार्ट होता है? इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? एविडेंस को कलेक्ट करना कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में दो पिक्चर सामने आती है, सबूत मिल गए, सफिशिएंट एविडेंस, सबूत नहीं मिले, डिफिशिएंट एविडेंस। सबूत मिल जाए तो आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी,
सबूत नहीं मिल रहा है तो भी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर लेके चल रही हूँ, सबूत मिल गए, सफिशिएंट एविडेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस के, तो ऑफिसर इंचार्ज ही OIC, ऑफिसर इंचार्ज ही, जब आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो वहां बड़ा क्लियर, ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बड़े क्लियर लिखे हैं वहां। तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का एक पुलिस रिपोर्ट 173 के सबसेक्शन 2 में किसको देगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को देगा। क्यों मैम? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही क्यों देगा? बिकॉज हमारा जो सेक्शन नंबर 190 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज भी कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेंगे। क्लियर? नाउ अब जब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कोई मामला आ गया है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहले उसकी क्या करेगा? इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी में अगर उसे लगता है कोई मामला नहीं बन रहा है तो वो एक्यूज को यहीं पे डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है? अगर मैं जिस एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं तो रिवीजन के लिए जाऊंगी। अपील नहीं होगी, किसके लिए जाएंगे? रिवीजन के लिए जाएंगे। अगेन अगर मान लो जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उन्होंने इंक्वायरी में एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगता है कोई मैटर बन रहा है, सफिशिएंट एविडेंस उन्हें लग रहा है मिल रहे हैं, उन्हें लग रहा है हाँ सब सही है, तो ट्रायल शुरू हो जाएगा। एंड ट्रायल के अंदर पूरा ट्रायल का अपना प्रोसेस होता है। ट्रायल में अब दो ही चीजें आएंगी, या तो एक्विटल कर दिया जाएगा या फिर कन्विक्शन कर दिया जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ पे अपील कर सकते हो, लेकिन आपने डिस्चार्ज किया है तो रिवीजन का ऑप्शन रहेगा। अगर आपका एक्विटल का है तो आप अपील करोगे। ये वाली बातें ध्यान में रखिएगा। एक और बात, जो जीएम फर्स्ट क्लास है केवल वो 3 साल की सजा दे सकता है। ये बात हमारे चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। सबकी अपनी अपनी पावर है, एक्सेप्शन है, पर अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर मैम कोई मामला डेथ सेंटेंस का आ जाता है तो भी वो जेएम फर्स्ट क्लास के पास ही जाएगा, बिकॉज सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 193 कह के चलता है कि सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा और सेशन कोर्ट ही डेथ सेंटेंस पास कर सकता है। लेकिन अगर आईपीसी 305 का एक मामला आया, एक माइनर को इंस्टिगेट किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली गई, पता करा गया तो वास्तव में इंस्टिगेशन का ही मामला निकला, तो जिस व्यक्ति ने माइनर को उकसाया था आत्महत्या करने के लिए उसको डेथ सेंटेंस बनता है, पर उसका जो मामला है किसके पास जाएगा? JM1 के पास ही जाएगा। पर JM1 तो केवल 3 साल की सजा दे सकते हैं, यहाँ तो डेथ सेंटेंस पास होगा, तो JM1 उसे कमिट कर देगा 209 में सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट का ट्रायल चलेगा 225 से लेके 237 चैप्टर नंबर 18। अगर सेशन कोर्ट भी डेथ सेंटेंस पास करता है तो सेशन कोर्ट का पास किया हुआ डेथ सेंटेंस तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, जब तक कि उसे हाईकोर्ट सेक्शन 368 में कंफर्म ना कर दे। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सिचुएशन बताई थी। अब अगर वापस देखना, फिर से यहाँ पे ऑफेंस हुआ, मोहन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 के 1 में एफआईआर दिखाई। एफआईआर का पर्पस क्या है? कि भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज हुआ, ये तो क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने कैसे बोला? फेशियल एक्सप्रेशन देखो, तो कौन सा ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल में तो जो पुलिस है विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कैसे माने जाएंगे? इनवैलिड माने जाएंगे। ये बात हमने पढ़ी थी 155(2) में। पर एक बात बताओ, मैं इंसान हूँ, पुलिस भी तो इंसान है, गलती हो सकती है किसी से भी। तो यहाँ पे जो गलती है वो किसमें है? गुड फेथ में हुई है, तो ये इन्वेस्टिगेशन आपका वैलिड माना जाएगा। पर पुलिस ऑफिसर अब यहाँ पे 173(2) की पुलिस रिपोर्ट बना के नहीं भेजेगा, 173(2) की पुलिस रिपोर्ट बना के नहीं भेजेगा। देखो यहाँ पे भेज रहा था, इस वाली सिचुएशन में भेजी जा रही थी, इस सिचुएशन में नहीं भेजेगा। तो फिर पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर है वो क्या बना के भेजेगा? कंप्लेन। और वही पुलिस ऑफिसर क्या कहलाएगा? कंप्लेनेंट कहलाएगा। यहाँ पे मोहन कंप्लेनेंट कहला रहा था, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट कहलाएगा, और वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट ना कहला करके क्या कहलाएगी? कंप्लेन कहलाएगी। ये बात के लिए एक लीडिंग केस लॉ है, मनियारी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का।
एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सवाल है मेरा आप लोगों से, ठीक है। क्या हम एफआईआर जल्दी जल्दी, ये पूरा टॉपिक ना जितना मैंने पढ़ाया इसी से बेसिस सारे क्वेश्चन बनाऊंगी ताकि मैं देखूं कितना क्लियर हुआ है। सवाल है मेरा आपसे पहला, क्या एफआईआर और कंप्लेन दोनों सिमिलर है, हाँ या ना? करेक्ट आंसर। एफआईआर किसको करके आओगे? एफआईआर किसको करके आओगे? एफआईआर कौन से ऑफेंस के लिए होगी? जब गलत आंसर आएगा तभी बोलूंगी। कंप्लेन किसको करके आओगे? कंप्लेन किसको करके आओगे? कंप्लेन का करेक्ट आंसर है मजिस्ट्रेट। आयति ध्यान रखना, कंप्लेन का करेक्ट आंसर है मजिस्ट्रेट। कंप्लेन कौन से ऑफेंस की कर सकते हो मजिस्ट्रेट को? नीलम ने करेक्ट लिखा है, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। क्लियर हो गया। कंप्लेन आने पे मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करेगा या कॉग्निजेंस लेगा? कंप्लेन आने पे मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करेगा या कॉग्निजेंस लेगा? केवल जिन बच्चों ने सिर्फ कॉग्निजेंस लिखा है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। जिन्होंने केवल कॉग्निजेंस लिखा है उन्हीं का आंसर करेक्ट है। आयति आपकी बात मैं समझ गई हूँ, सही है, पर प्रॉपर वर्ड अभी केवल कॉग्निजेंस रहेगा। अभी केवल प्रॉपर वर्ड क्या रहेगा? कॉग्निजेंस रहेगा, ठीक है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस कॉग्निजेंस लेगा या इन्वेस्टिगेशन करेगा? मैंने आपको बताया था ना कि मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पर मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। सवाल है मेरा फिर से आपसे, एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। नजीम खान, जो आपने सवाल का आंसर लिखा था मैं उसी को ध्यान में रखते हुए बात करूंगी। सवाल है मेरा आपसे, हम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गए कंप्लेन करने के लिए। हम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गए कंप्लेन करने के लिए। मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन पे कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। ये बात तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह के केस लॉ में कही गई है। मजिस्ट्रेट केवल कभी कॉग्निजेंस लेंगे जब उन्हें लगता है कि हाँ कोई मामला बन रहा है, कि कंप्लेन आ गई, हाँ कोई मामला बन रहा है, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन पे कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो सेक्शन 200 पिक्चर में आता है। पूरी स्टोरी है अलग, मैं तो आपको शॉर्टकट में सब कुछ बता रही हूँ। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कॉग्निजेंस नहीं, सॉरी, कोई मैटर नहीं बन रहा है, कोई मैटर, सही लिख रहा नीलम, बिल्कुल। मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मैटर नहीं बन रहा है, कोई मैटर नहीं बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड नहीं है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी के केस लॉ में कहा गया है मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट हैज टेक कॉग्निजेंस और हैज नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मैटर नहीं बन रहा है कंप्लेन में, तो वो पुलिस को बोल सकते हैं 156 के सबसेक्शन 3 में कि भाई तुम इसकी एफआईआर लिखो। फिर पुलिस एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन करके फिर मजिस्ट्रेट को बताए, ये बात ध्यान रखना। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या कंप्लेन एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ या ना? क्या कंप्लेन एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ या ना? करेक्ट आंसर है सभी का। क्लियर हो गया। मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार का इसका लैंडमार्क केस लॉ रहेगा। किसका केस लॉ रहेगा स्टूडेंट? मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार का इसका लैंडमार्क केस लॉ रहेगा। राइट। एक और क्वेश्चन, मैं पुलिस के पास एफआईआर कराने के लिए गई, मैं पुलिस के पास एफआईआर कराने के लिए गई, पुलिस कहता है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट मैं एफआईआर नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिखो कंप्लेन, क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? एफआईआर कैन कन्वर्ट इनटू कंप्लेन, यस और नो? सभी बच्चों के जवाब चाहिए, केवल नीलम का रिप्लाई आया है। नजीम, आयती, इन्होंने यस बोला है। दोबारा से फिर से बताओ, आखिरी बार पूछ रही हूँ, एक ही आंसर चाहिए मुझे। क्या एफआईआर कंप्लेन में कन्वर्ट होगी? सिर्फ मेरा इतना क्वेश्चन है, हाँ या ना? दो आंसर आए हैं आपकी क्लास से, नो और यस। एक आंसर सही है। अभी भी दो आंसर आ रहे हैं, एक ही आंसर सही है, केवल नो। एफआईआर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंप्लेन, एफआईआर कंप्लेन में कन्वर्ट नहीं होगी। पर मैंने बोला था ना, कदम कदम पे एक्सेप्शन है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। एफआईआर कब कंप्लेन में कन्वर्ट हो जाती है?
जब मोहन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर लिखाई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्लोज हुआ है कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो डिस्क्लोज हुआ नॉन कॉग्निजेबल, सही लिख रहे हो, तो वो 173(2) के अंदर पुलिस रिपोर्ट ना जा करके, अब पुलिस रिपोर्ट नहीं जा रही है क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल निकला, अगर कॉग्निजेबल होता तो पुलिस रिपोर्ट चली जाती, तो वही कंप्लेन कहलाएगा एंड पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो जब हम 2D पढ़ते हैं तो 2D का क्या पढ़ते हैं, 2D के अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसका क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन। तो वहां पे बताया कि किस सर्कमस्टांसेस में, करेक्ट आंसर 2D के एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया कि व्हेन पुलिस रिपोर्ट कन्वर्ट इनटू कंप्लेन। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लेन मे और मे नॉट कन्वर्ट इनटू कंप्लेन, बट एफआईआर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंप्लेन एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज डिफाइंड इन 2D explanation, and for 2D explanation is the leading case law is Manyari Devi versus State of Kerala, while complaint may convert or may not convert, इसके लिए leading case law रहेगा मधुबाला versus सुरेश कुमार का। क्लियर? चलिए सवाल जवाब करते हैं फिर से, ठीक है। सवाल जवाब में अंदर बताइए, क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड है, हाँ या ना? मजिस्ट्रेट हैज टेक कॉग्निजेंस और हैज नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, इसके लिए लैंडमार्क केस लॉ कौन सा याद कराया मैंने आपको अभी? कौन सा केस लॉ याद कराया था, जस्ट अभी याद कराया था ना? ये जो केस लॉ बताया था ना, मैंने बहुत जल्दी बताया था, आप रिकॉर्डिंग में सुन भी सकते हो, ठीक है। इसका आंसर दे जिसने दिया, इसका मतलब वो अपने दिमाग को बहुत तेज चला रहा है, सुपर फास्ट। इतनी जल्दी याद नहीं होता, मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ इतनी जल्दी किसी को भी याद नहीं होगा, पर मैंने इसलिए पूछ लिया जस्ट चेक करने के लिए, मुझे भी, मैं भी पढ़ रही होती तो मुझे भी याद नहीं होता, इसलिए कि देखते किसका दिमाग बहुत तेज चला है, सुपर से भी सुपर फास्ट। करेक्ट आंसर है देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी। किसका आंसर है? देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी का केस लॉ है, जिसमें कहा गया था मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, ही हैज टेक कॉग्निजेंस और हैज नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह के केस लॉ में ये कहा गया था कि कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को लगना भी चाहिए कि कोई मैटर बन रहा है। क्लियर हो गई बात अच्छे से ना? फिर से वापस से बताओ, अगर जब मजिस्ट्रेट कंप्लेन ना लिख करके, सॉरी, मजिस्ट्रेट कंप्लेन पे कॉग्निजेंस ना लेकर के पुलिस को कहता है एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन करो, ये बात कौन सा सेक्शन? करेक्ट आंसर 156 का 3। कौन सा सेक्शन? 156 का 3। क्लियर है? पुलिस रिपोर्ट पे कौन सा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा? करेक्ट आंसर। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है ये बात? करेक्ट आंसर रोहित का 190 के 1 के बी में। जेएम फर्स्ट क्लास कितने साल तक की सजा दे सकता है? क्या जेएम फर्स्ट क्लास डेथ सेंटेंस दे सकता है? क्या सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन? सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ये बात कहाँ लिखी है? करेक्ट आंसर। एक्सेप्शन केस कहाँ लिखे हैं? पढ़ाया नहीं था, ऐसे ही पूछ लिया। कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पे सेशन कोर्ट डायरेक्टली ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेगा विदाउट कमिटल? 199। कौन सा ध्यान में रखना बेटे? 199 मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी ले सकता है, एंड 199 के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहां पे अगर जो मामला बनता है, जब कोई, करेक्ट आंसर लिखा नजीम खान ने, डिफामेशन का। किसका मामला बनता है? डिफामेशन का। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके डिफामेशन का कोई मैटर है, तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट राइटिंग में एप्लीकेशन दे सकता है, कहाँ पे? सेशन कोर्ट में। देन सेशन कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस देगा विदाउट कमिटल। सेशन कोर्ट में जो भी मैटर होता है कमिट होके आता है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? करेक्ट आंसर 209। सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास करता है, किसकी कंफर्मेशन लोगे? कहाँ लिखी है बात? करेक्ट आंसर है, जब गलत आएगा तभी बोलूंगी। करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 368। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कंप्लेन के बाद मजिस्ट्रेट क्या लेता है?
कॉग्निजेंस, क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, हाँ या ना? क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, हाँ या ना? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आए यहाँ तक। मैं वापस से चैट बॉक्स फिर बंद कर रही हूँ। नहीं, चैट बॉक्स लेके चल रहे हैं हम लोग एक बार। ओके सॉरी, वापस से स्टूडेंट हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे थे क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट रिमेनिंग बचे हैं, तो इस 10 मिनट में मैं बस थोड़ा बहुत ही कुछ बता पाऊंगी। हम एक टॉपिक लेके चले थे एक आम आदमी के लिए। एक आम आदमी के लिए हम क्या टॉपिक लेके चले थे कि भाई वो क्या करे ऑफेंस कमिट होने के बाद। ठीक है, आप लोग तो एलएलबी के स्टूडेंट हो, आपको तो पता है कि क्या होना चाहिए, राइट? फिर भी इस टॉपिक के जरिए हमारा आपसे एक सीधा साधा क्लियर मैसेज था कि भाई अगर ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करें। तो आपको इस मैसेज में मैंने आज क्या क्लियर करा कि भाई चैप्टर 12, 15, 16, 157, 1 ये सारे सेक्शन हमारे पिक्चर में और चैप्टर हमारे पिक्चर में आ जाते हैं। मैंने कैसे पढ़ाया आपको, पहले ऑफेंस बताया, टाइप्स ऑफ ऑफेंस बताए, टाइप्स ऑफ ऑफेंस बताते बताते ही मैंने आपको साथ में बता दिया कि अगर हम एफआईआर कराते हैं तो कौन से सेक्शन में कराते हैं, कंप्लेन कराते हैं तो कैसे होगी, कंप्लेन किस सेक्शन में होगी, किसके पास होगी, कंप्लेन के बाद मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ये सब चीजें हम लोगों ने बातों बातों में ही कवर करी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, कोई हम चैप्टर बैठ करके यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं। तो एक ओवरव्यू चल रहा था कि क्या क्या किस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे कवर होगा, राइट? एक और चीज 157(1) मैंने आपको बोली थी, एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद चैट बॉक्स फिर ओपन होगा। ये मैंने सिर्फ अब तक आपको जो दिया था ना, ये एक ओवरव्यू था किसका, सिर्फ ऑफेंस का। ये भी बहुत ब्रीफ में दिया था, क्लास में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में ओवरव्यू चलते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडिंग, प्ली बार्गेनिंग, ये टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के अंदर कवर किया। अब मैं अगर आपको पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, तो चैप्टर नंबर 12 हमारा 154 से लेकर के कहाँ तक जाता है स्टूडेंट, 176 तक जाता है। तो मैं आपको सारा चैप्टर तो नहीं बता सकती, बस थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे सकती हूँ। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है 154(1). मैंने किसका सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया, नहीं गई मैं मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कराने, मैं किसके पास जा रही हूँ, पुलिस के पास जा रही हूँ एफआईआर कराने के लिए। तो मैं जा रही हूँ चैप्टर नंबर 12 में, तो भैया चैप्टर नंबर 12 समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 154(1) जब आप लोग पढ़ते हो खुद ही क्लास में तो ये 154(1), आई डोंट नो आपकी क्लास में 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर का टॉपिक चलता है, पर जुडिशरी के लिए मैं अगर बात करूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, जुडिशरी का लेवल एडवांस है, तो 154(1) को पढ़ाने में ही 2-3 घंटे लगते हैं। तो आप इसी से समझ लो 154 के 1 में बताने में कितना टाइम लगता होगा। तो 154 का 1 कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज स्टेट गवर्नमेंट के बताए गए कंसर्न रजिस्टर में एफआईआर लिखता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड सच रिपोर्ट विदाउट डिले अकॉर्डिंग टू द केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल। इफ ऑफिसर इंचार्ज फेल हो जाता है एफआईआर लिखाने में तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ आईपीसी सेक्शन 21 इन सर्टेन केसेस में ऑफिसर इंचार्ज पनिश किया जाता है। मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ, मैक्सिमम होता है 2 साल का। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, एफआईआर लिखने के लिए, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस लॉ में कहा गया था कि 154 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन क्या है, मैंडेटरी है। एफआईआर लिखने के लिए पुलिस बाउंड है, चाहे ऑफेंस उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर कमिट हुआ हो और चाहे उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर कमिट नहीं हुआ हो। आशाराम बापू, ध्यान से सुनना, ये वाला समझा रही हूँ। मेरे बेटे को कहाँ मारा गया, अलवर में। मैं रहती कहाँ हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। मेरी बात समझ गए? तो मैं भाग के अलवर एफआईआर लिखा के जाने की जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा सकती हूँ। वहां पे मुखर्जी नगर का ओआईसी एफआईआर लिखने से रिफ्यूज नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो आईपीसी के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग, आईपीसी के सेक्शन 166A, 21 नहीं सॉरी 166A के अकॉर्डिंग, ये वाला है, आईपीसी के सेक्शन 166A के अकॉर्डिंग इन सर्टेन केसेस में उसको पनिश भी किया जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल और इसकी एफआईआर लिखने के लिए वो बाउंड है। ये एफआईआर कहलाती है जीरो एफआईआर, पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा।
आसाराम बापू के केस में रेप केस कमिट कहाँ हुआ था? जोधपुर में, पर एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। ये रियलिटी है। ये एफआईआर 0 एफआईआर थी और इसे ट्रांसफर किया गया था जोधपुर के उस पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैडम सवाल, एक बात बताइए, क्या जोधपुर का पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर्च क्या दिल्ली आके कर सकता है? आंसर है यस, सेक्शन अप्लाई होता है 166। अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर तो वो सर्च कर सकता है बिना किसी सर्च वारंट के, सेक्शन 165, पर अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो दिल्ली आके भी बिना किसी सर्च वारंट के सर्च कर सकता है। ये बात सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 के सेक्शन नंबर 166 में लिखी है। ठीक है। 0 एफआईआर के लिए संजय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड करंट का केस लॉ रहा है। नेक्स्ट, जब अपने ही जुरिस्डिक्शन के अंदर जब ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए तो आप एफआईआर लिखोगे, उस एफआईआर पे डेट, टाइम, प्लेस, ऑकरेंस, सीरियल नंबर सब लिखोगे, तब 0 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसे ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। तो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस लॉ के अंदर कहा गया है कि आप एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है, चाहे ऑफेंस आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ हो और चाहे जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं हुआ हो। अगर आप नहीं लिखते हैं एफआईआर तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन आईपीसी 166A मिनिमम इन सर्टेन केसेस में मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 2 साल का ये पनिशमेंट हो सकता है। मैम सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर नहीं लिखे, ठीक है, हम उसे सजा दिला देंगे, वो सब बात की बातें हैं। क्या हमारे पास कोई और रेमेडी है जब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने एफआईआर नहीं लिखी? सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको बताता है कि एग्रीव्ड के पास लॉट्स ऑफ रेमेडीज हैं व्हेन एफआईआर इज नॉट लॉन्च्ड बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पहली रेमेडी है, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं 154 के सबसेक्शन 3 के अंदर। पहली रेमेडी है, आप किसके पास जा सकते हैं? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं 154 के 3 के अंदर, बाय राइटिंग और बाय पोस्ट। बाय राइटिंग और बाय पोस्ट इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस मिलने पे एसपी साहब खुद से एफआईआर लिख सकते हैं या अपने सबऑर्डिनेट को भी बोल सकते हैं। क्या मैम अपार्ट फ्रॉम 154 सबसेक्शन 3 अदर रेमेडीज हैं? यस है। अब ये मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बस एक बार आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, इधर देखो। 154(1) में पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने एफआईआर नहीं लिखी तो आप 154 के 3 में एसपी साहब के पास जा सकते हैं, ये भी ना लिखे तो सेक्शन 36 सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की बात करता है, आप उनके पास जा सकते हैं, डीआईजी, आईजी। अगर ये भी ना लिखे तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने जा सकते हो। आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने जा सकते हो। क्या मैम हम डायरेक्टली भी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। कंप्लेन किस मजिस्ट्रेट को करेंगे? एक होता है जुडिशियल, एक होता है मेट्रोपोलियन, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव। तो जब हम पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल, मेट्रोपोलियन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हम मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे कंप्लेन करने चले गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में प्राइवेट कंप्लेन पे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही पुलिस रिपोर्ट पे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में। तो जो मजिस्ट्रेट के पास हम कंप्लेन कराने गए, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक इन कॉग्निजेंस, हैज टेक कॉग्निजेंस और हैज नॉट टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ देवरापाली। इस मजिस्ट्रेट हैज टेक कॉग्निजेंस, देन सेक्शन पिक्चर में 200 आया, मजिस्ट्रेट नहीं ले रहा है, कंप्लेन कन्वर्ट इनटू एफआईआर, देन सेक्शन पिक्चर में 156 का 3 आया। मैम अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेन रिजेक्ट कर दे, मैंने डिसमिस नहीं बोला, डिसमिस बोलते तो आप 203 पढ़ते। मैडम अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेन सुन ही नहीं रहा तो आप हाईकोर्ट जा सकती हैं। क्या मैम हम डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हैं? आंसर है यस। ऑनेबल जस्टिस मार्केंडे कज्जू के ऑब्जर्वेशन में क्लियर कहा गया है कि एग्रीव डायरेक्टली हाईकोर्ट अप्रोच कर सकता है। कौन कौन से सेक्शन है इसके लिए? He can approach High Court either through Section 482 or writ petition under Article 226 of the Constitution of India. तो यहाँ पे आपने एक ऑल्टरनेट रेमेडीज पढ़ी कि अगर हमारे 154 के 1 में एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एग्रीव्ड के पास क्या क्या रेमेडीज होती हैं। तो स्टूडेंट एक लास्ट चीज जो आपकी एफआईआर होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जो आपकी एफआईआर है वो कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है। पहली आपकी जो आप 154 के अंदर लिखा के आ रहे हो, चाहे जुरिस्डिक्शन के अंदर या जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड, ठीक है। दूसरी एफआईआर आपकी 157 के 1 के अंदर, ये पढ़ा रही है वाला कॉलम।
157(1) का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 157(1) का मतलब यहाँ पे इस चीज से है कि जब एक्स ने मेरे सर पे बंदूक रख दी थी, एक्स ने जब मेरे सर पे बंदूक रख दी थी, ठीक है ना, तो उसने मुझे कहा था कि तुम ना तो जाकर किसी मजिस्ट्रेट को बताओगे और ना ही जाकर के पुलिस को बताओगे, पर इतना बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर पुलिस को डाउट हो जाता है, सस्पिशियस कोई भी डाउट हो जाता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस भी एम्पावर है, वो खुद से एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये बात हमें 157 के 1 में जब बेरक से पढ़ते हैं तो बिगनिंग की 3 to 4 लाइनों में पढ़ने को मिलेगी। लास्ट में मैं अपना टॉपिक कंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं एक टॉपिक लेके चली थी, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कमिटिंग ऑफेंस के अंदर मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में, क्योंकि ये कोई डिटेल में नहीं था, पर एक आम आदमी को इतना समझाया कि एक आम आदमी ये समझ ले कि भाई अगर तुम परेशान मत हो ना, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल के लिए पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, क्या सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, ठीक है। साथ में कॉग्निजेबल के लिए ही एफआईआर लिखी जाती है, परेशान मत होना। एक आम आदमी का ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर ना लिखे तो तुम्हारे पास ये रेमेडीज हैं, ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को जाके नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल के लिए कंप्लेन भी कर सकते हो, ये मैसेज भी एक आम आदमी को दिया जा रहा है, ठीक है। एक आम आदमी को ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें थ्रेटन किया गया है, ठीक है, तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखने दी जा रही है, तुम्हें एफआईआर नहीं लिखने दिया जा रहा है, जिस दिन पुलिस को डाउट हो जाएगा, पुलिस के पास खुद के पास अथॉरिटी, वो एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, राइट। एक आम आदमी को मैसेज दिया जा रहा है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, सेम ऑफेंस के लिए आप पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, चैप्टर नंबर 16 के सेक्शन नंबर 210 के अंदर। एक आम आदमी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में, पुलिस को जो एफआईआर लिखाई और मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कराई, दोनों में एक्यूज का नाम सेम बताया है, तो फिर पुलिस की रिपोर्ट पे ही काम चलेगा। और अगर मान लीजिए पुलिस की रिपोर्ट और कंप्लेन के अंदर जो नाम चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर कंप्लेन के बेसिस पे काम चलेगा। एक आम आदमी को ये मैसेज बताया जा रहा है, पर एक आम आदमी को सजेशन है कि वो एफआईआर या कंप्लेन का रास्ता अपनाए, इस तरीके से ना करे कि एफआईआर और कंप्लेन करने जाए, पर वो जा सकता है, इसके लिए भी उसको कोई मनाही नहीं है। एक आम आदमी को एक लास्ट ये मैसेज दिया जा रहा है कि कंप्लेन और एफआईआर आपकी सिमिलर नहीं होती है। आम आदमी के लिए मैसेज है क्लियर कट कि वो समझ ले दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर वो पूछेगा मुझसे तो कंप्लेन वर्ड 2D में डिफाइन है, एक्सप्रेस प्रोविजन है, बट एफआईआर के सीआरपीसी में कहीं पे भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। कंप्लेन के कोई काइंड नहीं होते हैं, बट एफआईआर के 2 काइंड है, 1541, 1571। कंप्लेन इज मेड टू ओनली मजिस्ट्रेट, बट एफआईआर इज मेड टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कंप्लेन टॉपिक ही ओवर हो गया रिदिम। कंप्लेन किसको करते हैं हम लोग, कंप्लेन किस ऑफेंस के लिए करते हैं, बस लास्ट, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, कॉग्निजेबल के लिए। कंप्लेन के बाद कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कंप्लेन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ठीक है, उसका अपना पूरा प्रोसीजर अलग है, आपने पढ़ा हुआ होगा, आप जानते भी होंगे। बट एफआईआर के बाद क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। कंप्लेन, ये वाला पॉइंट पढ़ाया है। कंप्लेन हमारी किस में कन्वर्ट हो सकती है, एफआईआर में, बट एफआईआर हमारी कंप्लेन में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। बट इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए हमारा एक एक्सेप्शन है जो कहता है कि एफआईआर कब कंप्लेन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी व्हेन पुलिस रिपोर्ट कन्वर्ट इनटू कंप्लेन। दैट्स इट, आज का टॉपिक केवल यहीं तक था। लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद क्लास स्टॉप। मुझे रिप्लाई करो, क्विक क्विक रिप्लाई करो। क्या कंप्लेन, सॉरी सॉरी सॉरी, एफआईआर कितने टाइप्स की होती है, बस लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। एफआईआर कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। सेक्शन बताना जल्दी सी। गलत आंसर आया नीलम का, नजीम खान का, आशीष का। करेक्ट आंसर है, प्रॉपर आंसर है नजीम खान का। क्लियर है। जीरो एफआईआर से क्या मतलब है, जीरो एफआईआर से क्या मतलब है स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है, जीरो एफआईआर कमिट होती है या ट्रांसफर होती है, करेक्ट आंसर है, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज क्या अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके सर्च कर सकता है, अगर हाँ तो सेक्शन,
सेक्शन भी बताओ। करेक्ट आंसर है 166, करेक्ट आंसर है, और इसके लिए उसे कोई सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा और बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करा। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग का और टाइम नहीं लेंगे, पर चलते चलते बस एक बात जरूर कहूंगी, ठीक है? इसलिए नहीं कि मैं जुडिशरी की क्लास में बैठ के पढ़ा रही हूँ। अब लोग एलएलबी के बाद डेफिनेटली अपनी लाइफ का 1 साल जुडिशरी के लिए जरूर देना, पास भी 100% हो जाओगे, पर डेडिकेशन से पढ़ना। और आप लोग तो इतने अच्छे से सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, ठीक है? क्योंकि जुडिशरी आपको 3 चीजें दिला देती है, पैसा, पावर, रिस्पेक्ट। ठीक है, बस इतना ही कहना चाह रही थी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।